जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है तब से उसमें सिर्फ डिक्टेटरशिप ही चल रही है। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? इस वॉयलेंट क्लैश में अभी तक लगभग 180 लोग मारे जा चुके हैं, 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं। नमस्कार, आज का ये वीडियो हमारा बांग्लादेश पर होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ की सरकार क्या कर रही है और शेख हसीना ने बांग्लादेश क्यों छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है तब से उस पर सिर्फ डिक्टेटरशिप ही चल रही है। तो बांग्लादेश में नौकरियों की कमी का कारण क्या है? वहाँ की पॉलिटिक्स या फिर वहाँ का गवर्नमेंट या फिर ऐसा कुछ, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कुछ वक्त पहले बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट्स सड़कों पर आए और उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। अच्छा, ये जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तब ये बहुत पीसफुल था, पर अब इस प्रोटेस्ट ने एक बहुत ही खतरनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है और बांग्लादेश में अब मिलिट्री कर्फ्यू भी डिक्लेयर कर दिया गया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने मोबाइल सर्वर्स भी बंद कर दिए हैं, वहाँ के स्कूल कॉलेज तो बंद ही हैं जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इस वॉयलेंट क्लैश में अभी तक लगभग 180 लोग मारे जा चुके हैं और 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं। इन सब चीज़ों का कारण क्या है, आइए समझते हैं। इन सब प्रोटेस्ट और मारकाट का कारण है रिजर्वेशन, बांग्लादेश का रिजर्वेशन सिस्टम। बांग्लादेश के सारे यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके कोटा सिस्टम के खिलाफ। करीब 56% सीट्स रिजर्व रहती हैं बांग्लादेश में अलग अलग सोसाइटी के लिए। इसका मतलब क्या है कि 44% ही नौकरियां मेरिट बेस पर हैं और बांग्लादेश का सिस्टम बहुत ही अलग है इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी रिजर्वेशंस कास्ट सिस्टम पर बेस्ड नहीं होते हैं, वो बेस्ड होते हैं फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर। इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। आज़ादी मिलने से पहले, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और आज का पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि वहाँ के मेजॉरिटी लोग बंगाली थे और लगभग 10% से भी कम लोग उर्दू भाषा में बात किया करते थे। लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू को इम्पोज किया ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी हुई ईस्ट पाकिस्तान पर। लगभग 59% एक्सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान से ही होते थे, लेकिन बस 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ईस्ट पाकिस्तान को मिलती थी। नवंबर 1970 में जब ओला साइक्लोन आया, ईस्ट पाकिस्तान में लगभग 3 लाख लोग मारे गए। वन ऑफ द डेडलीस्ट साइक्लोन पहली सेंचुरी का। World in 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने ज़्यादा एफर्ट नहीं किया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए, और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई थी उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान के साथ। साल 1970 के इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी और वेस्ट पाकिस्तान के पास 138 सीट्स ही थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोग अलग अलग पार्टीज़ के लिए वोट देते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी वोट सिर्फ एक पार्टी को ही दिए गए और वो थी अवामी लीग, जिसे लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन का नतीजा ये होता कि अवामी लीग ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को गवर्न करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और इन इलेक्शन के रिजल्ट्स देखकर पीपीपी पार्टी के लीडर जुल्फ़िकर अली भुट्टो वो आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल याहिया खान के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है और रिस्पांस के तौर पे शेख मुजीबुर रहमान सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पे। इस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री ने बड़े भारी अत्याचार किए वेस्ट पाकिस्तान के लोगों पर, जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान में ही रह रहे थे। तब वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे पर वो रहते थे ईस्ट पाकिस्तान में। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा भी गया। जेनोसाइड हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में। करीब 1 करोड़ लोगों को रेफ्यूजी लेनी पड़ी इंडिया में और लगभग 50% पॉपुलेशन वहाँ की इंटरनली डिस्प्लेस हो गई थी।
उस टाइम पे। और ये सब देख के इंदिरा गांधी ने ये डिसाइड किया कि हम बांग्लादेश की हेल्प करें, और इसी के बाद ही हमें बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर देखने को मिलती है 1971 में अंडर द पीएम इंदिरा गांधी। 1971, a new nation is born. Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो फ्रीडम फाइटर्स बन गए। यही फ्रीडम फाइटर्स आज के समय में इस प्रोटेस्ट अभी हो रही है बांग्लादेश में, उसका बहुत बड़ा कारण है। बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में उस टाइम पे 30% रिजर्वेशन इन फ्रीडम फाइटर्स को दी थी, और 10% वुमेंस के लिए, और 10% ज़िला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए, और 1% डिसेबल्ड लोगों के लिए। इन सारे रिजर्वेशन परसेंटेज को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 56%। मेजॉरिटी शेयर्स इस रिजर्वेशन में जो कि है 30%, वो मिले थे फ्रीडम फाइटर्स को उस टाइम पे। इस आर्टिकल को देखिए, ये ढाका यूनिवर्सिटी के एक 3rd ईयर इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट फ़हीम फारूकी ने जारी करी है, जो कि एक प्रोटेस्टर भी हैं। इनका कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रही है अभी, ये बेसिकली कोटा सिस्टम के रिफॉर्मेशन के लिए ही है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटी और जो फिज़िकल डिसेबिलिटी वाली रिजर्वेशन है उसको छोड़ के बाकी सारी रिजर्वेशंस को हटा दी जाए सरकार के द्वारा। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स की जो रिजर्वेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये 1972 में ही स्टार्ट हो गई थी और अब तक चल रही है। वहाँ पे आज़ादी मिलने के सिर्फ 1 साल बाद इनके मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने उस साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी एक कोटा सिस्टम होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी जान को दाव पर लगाया, मतलब अपनी लाइफ को रिस्क पर डाला, अपने देश की आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया, उन लोगों के लिए 30% नौकरियां रिज़र्व की जाएं। और नोट करने वाली बात तो ये है कि ये चीज़ सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए ही एप्लीकेबल थी, लेकिन बाद में जाकर 1997 में इस कोटा सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया गया फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए। फिर 2010 में इसे फिर चेंज किया गया और ये बोला गया कि उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि एग्जैक्ट कोटा बाकी कैटेगरीज़ के लिए चेंज होता रहा ओवर द ईयर, लेकिन इन द एंड यही हुआ कि टोटल परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन 56% तक पहुंच गया था। और 2010 के इस ग्रैंड चिल्ड्रन वाले फैसले के बाद 2013 में एक बड़ी मूवमेंट भी हुई थी बांग्लादेश कोटा सिस्टम के खिलाफ। इंडिया में जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही बांग्लादेश में भी है बीपीएससी, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। करीब 4 लाख ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस जॉब्स के लिए compete करते हैं हर साल बांग्लादेश में। काफ़ी ख़राब हालत है वहाँ पर और नौकरियों की सख्त कमी है। फेब 2018 में बांग्लादेश में छात्र अधिकारी संरक्षण परिषद ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी थी बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विस से, और उस टाइम क्लैश देखने को मिले थे उन स्टूडेंट्स से जो इसके खिलाफ थे और वो स्टूडेंट जो प्रो कोटा भी थे। और प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया कि 1st और 2nd क्लास के लिए ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात तो यहीं पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने एक पिटीशन डाला हाई कोर्ट में इस कोटा सिस्टम को हटाने के लिए फिर से, जो अभी जारी किया गया था। और 5 जून 2024 मतलब अभी से 2 महीने पहले हाई कोर्ट से ये फैसला आता है कि जो पिटीशन डाला गया था उन 7 बच्चों के द्वारा वो सही है और सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और यही कारण होता है कि पूरे देश भर में फिर से प्रोटेस्ट जग उठते हैं। और प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये कोटा सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगी। और वैसे भी इसका क्या ही मतलब बनता है, फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझ में आता है पर उनके बच्चों को, लेकिन फिर भी उनके पोते पोतियों को भी रिजर्वेशन दी जा रही। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है कि इस रिजर्वेशन में करप्शन के आरोप लगे हैं और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन फ्रीडम फाइटर नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार ने खुद को दे रखी है कि सरकार ही डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर है। और पिछले 15 सालों में बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है अवामी लीग और
उनकी लीडर रही हैं शेख हसीना, और ये वही पार्टी है जिसने संघर्ष किया था बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने। और प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना है कि फ्रीडम फाइटर्स का रिजर्वेशन अवामी लीग के लोगों को डिसप्रपोर्शनेटली ज़्यादा फ़ायदा देता है। फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में जिन लोगों का नाम दिया गया है उन नामों को लेकर लगभग 60,000 ऑब्जेक्शंस हैं, और इन ऑब्जेक्शंस को सरकार के द्वारा हटाया भी नहीं गया। 10 जुलाई 2024 को ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचती है, और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाती है अपील करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देती है, पर फिर भी प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट रोकते नहीं। और स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टीज़ भी इस प्रोटेस्ट में जुड़ जाती हैं, जैसे कि BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टर्स को कॉन्फ्रंट करने के लिए 7,000 से भी ज़्यादा पैरा मिलिट्री के ट्रूप्स बुलाए जाते हैं, और पुलिस भी यहाँ पर रबर बुलेट्स, साउंड ग्रेनेड्स और टीयर गैस का भी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के बीच में भी क्लैश देखने को मिलती है। जो स्टूडेंट विंग है अवामी लीग पार्टी का, दोनों साइड एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। सरकार के लॉ मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार है, और ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग की कोशिश करी जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला आ जाए। और ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स ये भी नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून ज़ाया नहीं जाने देंगे। और सरकार प्रेशर में आकर एक जुडिशियल प्रोब कमेटी की भी फॉर्मेशन करती है वायलेंस के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी ये भी बोलते हैं कि सरकार कोटास में इंटरफेयर नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार किया जाए। प्रोटेस्टर्स का जो मेन ग्रुप था स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो अपने सरकार के इंटेंशंस पर डाउट भी करता है। उनका कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द तक नहीं बोला उन मर्डर्स पर जो उनकी पार्टी के एक्टिविस्ट ने किए। और इस तरफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बड़े ही इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आते हैं। वो बातों को ट्विस्ट करके ये बोलती हैं प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से। अगर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या रज़ाकारों के बच्चों को मिलेंगे? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं, उनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहम्मद अली अराफत की तरफ से भी सिमिलर स्टेटमेंट ही दी जाती है रज़ाकारों को लेकर। तो आखिर क्या है ये रज़ाकार? वैसे तो रज़ाकार का मतलब होता है एक वॉलंटियर या फिर हेल्पर, लेकिन बांग्लादेश में इसका कुछ और ही मतलब है। साल 1971 की वॉर में रज़ाकार बाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप था जो कि पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी जो कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए फ़ाइट कर रहा था। इस रज़ाकार बाहिनी में करीब 50,000 लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया, और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर होने वाले अत्याचार को ना सिर्फ एनकरेज किया बल्कि उन्होंने उसमें भाग भी लिया। और 1973 में जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तो उन्होंने एक इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रज़ाकारों को ढूंढने के लिए और उन्हें सज़ा देने के लिए, कि करीब 37,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें से 26,000 लोगों को माफ़ कर दिया गया और बाकी बचे लोगों को पनिश किया गया। या तो वो जेल में हैं या फिर उनका ट्रायल चलता रहा। और कुछ ट्रायल्स तो इतने लंबे चले कि 2022 में भी रज़ाकार मेंबर्स के करीब 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। बांग्लादेश में रज़ाकार का मतलब होता है एंटी नेशनल, गद्दार, देशद्रोही। और अगर कोई सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहा है इस रिजर्वेशन को लेकर, तो क्या उन्हें देशद्रोही कहना कोई सेंस बनता है? नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। ये तो वही बात हो गई कि लोग सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और सरकार को पसंद नहीं आया तो सरकार ने उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया। लेकिन सच बात तो ये है कि जैसा कि अमेरिकन ऑथर एडवर्ड एबी ने लिखा है, अ पेट्रियट मस्ट बी रेडी टू डिफेंड दी कंट्री अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। एक सच्चा देशभक्त अपने सरकार से भी अपने देश को डिफेंड करता है। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।